सोलो दोस्तों, वेलकम टू सिटी बाय सुपर हिट। दिस इज महताब आलम, योर कम्युनिकेटर एंड बच्चा मैं आ चुका हूं यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सेशन लेके। बिकॉज हम सबको पता है कि नवंबर मंथ एंड हो गया है एंड दिसंबर मंथ से जनवरी मंथ में कहीं ना कहीं हम जब बढ़ेंगे आगे तो अपने माइंड में एक थॉट तो आता है कि सर कहीं ना कहीं फुल मार्क्स क्यों नहीं आते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, प्री बोर्ड्स देने वाले हैं सर हम लोग यहाँ पर, बट हमें बड़ी टेंशन होती है कि सर वो एवरेज मार्किंग क्यों होती है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सब कुछ सही करने के बाद 3 नंबर ही क्यों मिलते हैं, 3.5 नंबर क्यों मिलते हैं। तो आज यही टॉपिक पे अपन बात करने वाले कि कॉमर्स में हाउ टू राइट द परफेक्ट आंसर इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन। जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ आगे बढ़ोगे और यही चीज आपको प्री बोर्ड में भी इंप्लीमेंट करनी है और आपके मेन एग्जामिनेशन यानी कि जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है वहां पर भी आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है। तो चलिए बात करते हैं कि जब आप आंसर लिख रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है और उन बातों को ध्यान रखने से क्या ही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं बच्चों, बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि इस सेशन में क्या क्या कवर करने वाले बच्चा अपन। तो हम यहाँ पर जो अपना पूरा सेशन डिस्कस करेंगे कि आर्ट ऑफ बोर्ड विनिंग आंसर्स, यानी कि भाई बहुत सारे बच्चे लिखते हैं आंसर्स अपने अपने तरीके से, बट द थिंग इज कि आपको बोला गया कि भाई विनिंग आंसर यानी कि सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस कब बढ़ जाते हैं आपके। व्हाई गुड राइटिंग इज इक्वल टू हाई मार्क्स, राइटिंग का क्या इंपैक्ट आता है हाई मार्क्स के ऊपर, या द 3 स्टेप्स गोल्डन फॉर्मूला फॉर एनी आंसर, सब्जेक्ट वाइज राइटिंग स्ट्रैटेजी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नथिंग इज की प्रेजेंटेशन सीक्रेट एग्जाम इन लव, एंड द थिंग इज की द 5 बिग मिस्टेक स्टूडेंट मेक एंड द 5 मिस्टेक। ठीक है, तो आपने बोला ये 5 जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं जो कॉमनली जो देखा जाता है, तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पे कवर करने वाले अपने सेशन के अंदर। तो चलिए बात करते सबसे पहले एंड देखते हैं क्या बोला गया है। तो भाई द आर्ट ऑफ बोर्ड विनिंग आंसर्स, यानी क्यों भाई ऐसा बोला जाता है कि क्यों ऐसा। तो हम सिंपल सी बात करेंगे सेशन इंपॉर्टेंट भी क्यों है। तो अगेन वी कैन से दैट कि 10 से 12, 12 से 15 यानी 15 to 18 मार्क्स का ओवरऑल अगर हम बात करें कि जब आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है ना, चलो हम प्रैक्टिकल्स को साइड कर देते हैं, तो आप ये मान के चलिए बच्चा कम से कम 12 से 15 नंबर का जो पोर्शन होता है ना वो आपका इंक्रीज कर सकते हो आप, क्योंकि जब आपके हर क्वेश्चन में आधा नंबर, किसी क्वेश्चन में 1 नंबर जब कट हो जाता है तो ओवरऑल पेपर में 8 से 10 नंबर कब कट हो जाते हैं पता ही चलता, सारा सब कुछ सही लिखने के बाद, सारा पेपर आने के बाद भी। सो अगेन वी कैन से दैट कि क्यों जरूरी है भाई, क्यों हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि राइटिंग आंसर्स लिखने के लिए अलग से पहले ही सेशन को देख ले, समझ ले और किन किन बातों का ध्यान रखना है व्हाइल प्रेजेंटिंग योर आंसर्स। इन चीजों पे अपन बात करने वाले। तो हमने बोला रीजन क्या है भाई, तो 12 to 18 मार्क्स जस्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। तो क्या सर इसमें, तो मैंने आपको बोला ओवरऑल 18 मार्क्स मैंने आपको आउट ऑफ बेसिकली बात कर दी 100, एंड 10 to 12 मार्क्स हमने बात किया है आउट ऑफ 80 मार्क्स का। इतना डेंट तो पड़ जाता है अगर आप बहुत खराब प्रेजेंटेशन करते हो, या इतना फर्क तो पड़ जाता है जब आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो भाई व्हाई गुड राइटिंग इज इक्वल टू हाई मार्क्स, गुड राइटिंग का क्या इंपैक्ट आता है बच्चा। तो सबसे पहले द एग्जामिनर चेक 100% कॉपी, सॉरी 100 कॉपीज योर शीट मस्ट स्टैंड आउट। तो बच्चा आपको एक बात समझनी है कि जो एग्जामिनर वो आपका कॉपी चेक कर रहा है और वो हो सकता है दिन भर में, क्योंकि उनको पर कॉपी के कुछ अमाउंट मिलते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट कि वो ट्राई करेंगे कि ज्यादा ज्यादा कॉपी चेक करने का। तो एक एग्जामिनर हो सकता है कि पर डे 100+ कॉपी कर ले, या 25 कर ले, 50 कर ले, डिपेंड्स इज इट। तो हम ये मान के चलते हैं कि इतनी सारी कॉपीज को चेक करने में क्या वो डिफरेंशिएटर रहेगा जिससे उनको फुल मार्क्स किसी किसी को देना है और किसी किसी को एवरेज मार्किंग करनी है। तो यहां पर वी कैन से दैट कि भाई 3 रीजन व्हाई टॉपर स्कोर मोर इवन विद द सेम नॉलेज। तो भैया हमने देखा है, ऑब्वियस है कि हमने सेम पढ़ाई करी है, लगभग सिमिलर आंसर टाइप का लिख दिया है, बट कुछ लोगों को फुल मार्क्स मिल जाते हैं और कुछ लोगों को एवरेज 3 या 3.5 नंबर मिल जाते हैं। अगर हम 4 नंबर की बात करें, 6 में से किसी के 5 आ जाते हैं, किसी के 5.5 आते हैं, किसी के 4.5 नंबर भी आ जाते हैं। तो ये रीजंस क्या होता है डिफरेंसेस का। तो हमने 3 कॉमन रीजन यहाँ फाइंड आउट किए हैं कि रीडेबल स्ट्रक्चर, कि आपको एक ध्यान रखना है बच्चा कि जो भी आप आंसर फ्रेम कर रहे हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, हम लोग ये तीनों कॉमनली बात हो रही है, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप पेपर लिखते हो तो आप रीडेबल फॉर्म में लिखो कि भाई जो पढ़ रहा है ना उसको अंडरस्टैंडेबल लगना चाहिए। पॉइंटर्स में लिखो, ऐसा नहीं कि भाई एक ऐसे टाइप का आपने पूरा आंसर लिख दिया, आपको मीनिंग पूछ लिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग और फीचर्स पूछ लिया गया सपोज, तो आपने पूरा पैराग्राफ में लिख दिया ना भाई। डेफिनेशन लिखिए, हेडिंग्स डालिए डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन लिख दिया आपने, फिर फॉलोइंग आर द फर्दर फीचर्स ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन या समथिंग प्लानिंग, और उसके फिर आपने क्या करे पॉइंटर्स लिखे, पॉइंटर्स लिख करके उसको आपने अंडरलाइन किया और ऐसे। तो ये एक कहीं ना कहीं वी कैन से दैट कि रीडेबल हो जाता है कि जो भी पढ़ रहा है ना उसको जितना आप इजी करके दोगे, कि उनको अगर बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई ये चीज क्या लिखी है, ये इसका पॉइंटर है या ये इसका पॉइंटर है, अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात है तो ये जो उसने 30,000 रुपए निकाले कहां से निकाले, तो अगर उसको आपने सोचने का मौका दिया तो कहीं ना कहीं वो आपके आधा 1 नंबर कट हो जाएगा। आपने जितना इजी करके दिया एग्जामिनर को उतना ज्यादा बेनिफिट आपके मार्क्स में आपको देखने मिलेगा, फुल स्कोर होने का। ठीक है, चांसेस बढ़ जाते हैं। देन कीवर्ड रिच आंसर्स। तो बच्चा अगर आपके आंसर्स में कीवर्ड है, मतलब वी कैन से दैट कि भाई पूरा आंसर पढ़ करके एक एक वर्ड पढ़ के समझा नहीं जाता,
कहीं ना कहीं एक आंसर्स की जब आंसर को चेक किया जाता है और उसको एवेल्यूएट करना होता है तो आपके कीवर्ड्स उनको मिलने चाहिए और वो कीवर्ड्स एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। यानी कि अगर हम एनसीईआरटी रीड करके जाते हैं तो हम अपना आंसर एज कंपेयर टू बहुत सारे स्टूडेंट से ज्यादा अलग बना सकते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। बट अगेन अगर हमने भी सेम कॉमन ही आंसर्स लिखे हैं तो वो शायद हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, देन थर्ड बच्चा लॉजिकल फ्लो एंड नीटनेस, यानी कि ऐसा ना हो कि भाई बीच बीच में आंसर को बड़ा करने के लिए आपने कुछ भी लिख दिया कि भाई हमने स्टार्ट तो अच्छा किया था, बीच में कुछ भी मिक्स कर दिया, एंड कुछ भी कर दिया। नहीं, आपको एक अच्छे फ्लो में लिखना है कि आंसर को अगर आप फ्रेम कर रहे हो, आप आंसर प्रेजेंट करने जा रहे हो तो आपके माइंड में पूरा थॉट क्लियर होना चाहिए कि यार ये आंसर को मुझे इतना इतना लिखना है, मुझे डेफिनेशन लिखना है, इसके फीचर्स लिखने हैं, या लास्ट में मुझे एक रियल लाइफ एग्जांपल लिखना है, कंक्लूजन डालना है। केस स्टडी है तो पहले इंफॉर्मेशन हो गया, देन एनालिसिस हो गया, देन कॉन्सेप्ट हो गया, देन कॉन्सेप्ट के बाद फिर आप कंक्लूजन पे चले गए। तो ये सारे थॉट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि आंसर को स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, इसका पूरा फ्लो आपके माइंड में एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चा, एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर हाई मार्क्स। जितना आप एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर लिखोगे, यानी उनको जितना ज्यादा इजी करके प्रोवाइड करोगे, उतना ज्यादा आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे मार्क्स फुल लेने के। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं बच्चा एंड बात करते हैं सिंपल सी बात है। तो 3 स्टेप्स गुड फॉर्मूला फॉर एनी आंसर्स, कि जब भी कोई आंसर आप लिख रहे हो, एंड ये किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी स्ट्रीम की बात करें हम यहां पर, कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो 3 फॉर्मूला माइंड में रखिएगा। ये कौन सा 3 फॉर्मूला है सर? पहला फॉर्मूला है भाई कि स्टार्ट विद अ परफेक्ट इंट्रोडक्शन, कि जब भी आप क्वेश्चन का कोई भी आंसर लिख रहे हो ना तो आप मिक्सअप मत करो। गलती कभी भी इंट्रोडक्शन में, स्टार्टिंग में नहीं करनी है, क्योंकि आपका आंसर स्टार्टिंग में अगर बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बहुत ज्यादा इररिलेवेंट लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो पूरा आंसर शायद चेक करने से पहले मन बना लेगा कि यार इसमें मार्क्स तो मुझे ड्रॉप करना है, क्योंकि यार क्या लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है, अजीब सा लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, शायद 2 मीनिंग निकल के आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई आंसर स्टार्ट करे हो तो उसका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है, अगर सपोज कोई आपसे पूछा कि भाई एक्सप्लेन स्टाफिंग एंड राइट द वेरियस प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, सो आप सबसे पहले स्टाफिंग को डिफाइन बहुत अच्छे से कीजिए कि आप भले शॉर्ट डेफिनेशन लिख रहे हैं, बट शॉर्ट डेफिनेशन में सिंपल सी बात है भाई, एकदम अट्रैक्टिव आंसर होना चाहिए। और उसके बाद फिर आप एक फ्लो चार्ट बना दो, फिर फ्लो चार्ट के बाद जो पॉइंटर्स आपने यूज किए उन पॉइंटर्स को एक्सप्लेन कर दो। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले अपना कि स्टार्ट विद अ परफेक्ट इंट्रोडक्शन। अगर हम अकाउंट्स कर रहे हैं तो कोई चीज गिवन क्या क्या चीज अवेलेबल है आप लिख दो, गिवन यही चीज अवेलेबल है, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस, और उसके बाद फिर अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। जितना ज्यादा इजी अंडरस्टैंडेबल बनाओगे एग्जामिनर के लिए, उतना ज्यादा मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन के अंदर। देन दूसरा बच्चा, प्रेजेंट द मेन बॉडी इन स्ट्रक्चर्ड पॉइंट। तो जैसे मैंने आपको बोला कि चाहे वो केस स्टडी हो बिजनेस स्टडीज में, चाहे वो इकोनॉमिक्स का आंसर हो, जब आपने स्टार्ट अच्छा कर दिया, उसके बाद जब बीच का पार्ट आता है जहां पर आपको एक्सप्लेन ज्यादा करना होता है, जैसे अगर हमने फीचर्स की बात कर ली, हमने डेफिनेशन लिख दिया इंट्रोडक्शन में, देन उसके बाद हमने फीचर्स को एक्सप्लेन करने की बात हुई, तो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड का मतलब हमेशा होता है सिस्टमैटिकली, कि भाई आपका आंसर अगर आपके मालूम है कि कोई फीचर्स पूछे गए तो पॉइंटर्स में लिखना है, फिर पैराग्राफ में मत लिखो। पॉइंटर्स लिख रहे हो तो भाई आपको लाइन से सीक्वेंस वाइज जाना है। अगर कोई प्रोसेस है तो प्रोसेस में सीक्वेंस मैंडेटरी हो जाता है। अगर कोई अकाउंट्स का क्वेश्चन है जहां पे एक्सप्लेनेशन है तो प्रॉपर फ्लो चार्ट, सॉरी प्रॉपर फॉर्मेट बना करके आप चीजें सॉल्व करो, वर्किंग नोट दिखाओ, ये सब कुछ आपका बीच में आ जाता है। देन लास्ट बचा एंड विद अ शॉर्ट क्रिस्प एंड कंक्लूजन। तो चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बेस्ड हो, चाहे किसी भी तरह का फर्दर स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट हो, आंसर को कंक्लूड भी अच्छे से करना है। इस बात का ध्यान रखिए कि भाई कंक्लूजन में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आंसर जो पूछा था वो सेटिस्फाइड कर दे एग्जामिनर को आंसर चेक करते टाइम। तो ये ध्यान रखेंगे, आंसर कुछ भी नहीं लिखना है। बहुत अगर कोई सीनियर आपका ये बोलता है कि भाई तो स्टार्ट अच्छे से कर लेना एंड बीच में जो मन करे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेक नहीं करता, ऐसा आप बिल्कुल गलत फहमी मत जाना बच्चा। अदरवाइज शायद आप अच्छा कर सकते थे और जस्ट बिकॉज ऑफ आपके माइंड में गलत चीज डाली गई थी उसकी वजह से आपके मार्क्स ड्रॉप हो जाएंगे एंड अच्छे खासे ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको समझना है कि हर आंसर को लिखने से पहले कुछ चीजें माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने बोला भाई स्टार्ट विद द परफेक्ट आंसर, डिफाइन द टर्म। आप टर्म को डिफाइन कर दो, गिव कॉन्टेक्स्ट एंड कीप इट 1-2 लाइंस। तो यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्टिंग पे बोला था कि जब भी आप बात करें कि इंट्रोडक्शन में किन बातों का ध्यान रखना है बच्चा, तो इंट्रोडक्शन में कुछ इन बातों का ध्यान रखना है, डिफाइन द टर्म्स, देन गिवन द कॉन्टेक्स्ट एंड कीप इट 1-2 लाइन। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको ध्यान रखना है। देन बच्चा सेकंड वाले पार्ट में तो हेडिंग्स याद रख, मतलब हेडिंग्स में आपको क्वेश्चंस मेंशन करने, यानी पॉइंटर्स में बुलेट्स पॉइंट आपको मेंशन करना है। अंडरलाइन द कीवर्ड्स, है ना, जब भी जैसे प्लानिंग है या कोई चीज आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और कोई भी आंसर में आपका कोई कीवर्ड आता है जो रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेप्ट को, तो उस कीवर्ड को आप एटलीस्ट एक काम करें कि अंडरलाइन कर दें, ताकि आप चाहते हैं एग्जामिनर को कि आप उसको देखो
कि देखो मैंने कीवर्ड्स यूज किया, अब मेरा आंसर ज्यादा बेटर है, ज्यादा अट्रैक्टिव है। एड एग्जांपल्स केसेस स्पेशली फॉर बीएसटी एंड इको, तो एग्जांपल्स आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो और यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल आप यूज कर सकते हो, चाहे वो डिमांड एंड सप्लाई हो, चाहे वो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के एग्जांपल आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। बट वो एग्जांपल इतना ज्यादा बड़ा नहीं हो जाना चाहिए कि आपने पूरी स्टोरी लिख दी और उतना मतलब रेलेवेंट था ही नहीं, उतना अप्रोप्रिएट था ही नहीं आंसर में इतना बड़ा एग्जांपल डालना। तो शॉर्ट में किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको समझाना है तो आप कोई भी एग्जांपल बना सकते हो कि ए एंड बी बोथ आर टू पार्टनर्स एंड देन दिस इज समथिंग, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि जो कॉन्सेप्ट पे आपको पूछा गया, अगर आप कॉन्सेप्ट पे आपको अच्छी खासी क्लैरिटी है तो आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के बाद एग्जाम्पल्स भी वहां पर ऐड कर सकते हो। इट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर, इज इट। चल नेक्स्ट है हमारा बच्चा कि जब हम एंड करेंगे तो शो मैच्योरिटी वन लाइन समरी। लास्ट में जैसे हम आंसर बोलते हैं कि भाई हमने अकाउंटेंसी का आंसर निकाला और हमने निकाला कि भाई ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा या ए को डेफिशिएंसी आ रही है गारंटी ऑफ प्रॉफिट में, तो वो कौन पे करेगा। तो आप नीचे एक स्टेटमेंट लिख के आइए कि भाई लाइक एबीसी तीन पार्टनर था, मतलब सी को कि सी विल गेट अ 50,000 रुपीज फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2 समथिंग। तो ये आप स्टेटमेंट लिख के आइए और आंसर लिख दो भाई कि इतना इतना आंसर आएगा, ठीक है। सो ये अकाउंट्स में हो गया। कंक्लूजन, बिजनेस स्टडीज में अगर आपका सपोज कोई केस स्टडी है तो डेफिनेटली आपको कंक्लूजन करना पड़ेगा कि क्वेश्चन का जो पूछा गया था मेन जिस जो था वो आप एग्जाम्पल में डालोगे कंक्लूजन में कि भाई सपोज आपसे पूछा गया कि यहाँ पर कोई भी कंज्यूमर है, इसके साथ ऐसा हुआ है और वो केस फाइल कर सकता है कि नहीं, तो आप लास्ट में कंक्लूजन डालोगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनालिसिस वी आर गोइंग टू से दैट, लाइक आई एम सेइंग दैट या वी आर एबल टू से दैट कि भाई ये केस फाइल कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ओके। सो ऐसी चीजें आपको अपने आंसर्स में ऐड करनी है ताकि आपका ओवरऑल जो आंसर है वो अट्रैक्टिव भी दिखे और कहीं ना कहीं मीनिंगफुल ज्यादा हो ताकि फुल स्कोर आपको मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चा एंड बात करते हैं कि भाई सब्जेक्ट वाइज राइटिंग स्ट्रैटेजी। तो ऑब्वियस कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो भैया अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस में किन बातों का ध्यान रखना है वेल प्रेजेंटिंग योर आंसर्स। तो यहाँ पे हमने बात की अकाउंटेंसी की, तो स्टेप्स फाइनल आंसर तक पहुंचने से पहले अगर 4 स्टेप्स है तो वो चारों स्टेप्स आपको दिखानी है। इवन आप चाहो तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 भी लिख सकते हो, या अगर आप सपोज करो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो तो सबका नाम लिख करके एरो लगा सकते हो, ठीक है। दैन बच्चा लेबल फॉर्मेट प्रॉपरली। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है साल भर हम लोग फॉर्मेट नहीं बनाते हैं, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में फॉर्मेट ही बनाते हैं। तो जनरल एंट्री है और जनरल एंट्री या जनरल लिख करके फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 लिखा जाता है, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 विल बी अ पार्ट ऑफ योर फॉर्मेट, इज इट। अगर आप उसको अवॉइड करते हो तो डेफिनेटली इश्यूज होंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, पर्टिकुलर अमाउंट लिखते ही नहीं है एंड फिल कर दिया और लास्ट में आंसर निकाल दिया, तो वो भी आपके फॉर्मेट के मार्क्स कट हो सकता है। अगर कोई भी अकाउंटेंसी का सॉल्यूशन कर रहे हो आप लोग और उसका एक फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट में जो लेबल्स यूज किए जाते हैं, जो टाइटल यूज किए जाते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर, इज इट। अगर आप वो मिस करते हो मार्क्स डेफिनेटली कट जाएंगे फॉर्मेट के। दैन नरेशन इन जनरल एंट्रीज, तो बच्चा जहां पे नरेशन मैंडेटरी है वहां पर आपको जनरल एंट्री का नरेशन डालना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ जनरल एंट्री करके आ गए हो और नरेशन आपने डाला, बोला जाता है नरेशन के मार्क्स नहीं कटते हैं, बट अगर एग्जामिनर चाहेगा तो आपके 0.5 मार्क्स काट सकता है अगर आप उनको नरेशन नहीं मिला तो, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखिएगा। प्रॉपर वर्किंग नोट्स आपकी जो भी अकाउंट्स में वर्किंग नोट आप बनाते हो, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, ये ऐसे दिखाएंगे। जितनी भी चाहे छोटी से छोटी चीज कैलकुलेट क्यों ना करनी हो, ये आदत डालो। बहुत सारे बच्चे रफ वर्क में जाके पीछे करके सॉल्व करके आंसर ले देते हैं, आप एग्जामिनर को बता ही नहीं पा रहे हो कि ये जो 30,000 मैंने निकाला है, भले एक वर्किंग नोट बनाया होगा आपने, पीछे जा करके सॉल्व कर लिया होगा, बट आपने एग्जामिनर को प्रेजेंट नहीं किया कि जो 30,000 में कैलकुलेट करके आऊँ तो मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये बात करते हैं कि वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर। सो अगर आप इसको भी अवॉइड करते हो, आप नहीं रिप्रेजेंट करते हो, तो आपके मार्क्स ड्रॉप हो सकते हैं। दैन बच्चा कैलकुलेशन क्लीन, अगर कैलकुलेशन कर रहे हो, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है भाई फॉर्मेट ये हो गया, ये फॉर्मेट हो गया और यहीं पर हम लोग बोल रहे हैं 30,000 या रफ वर्क बना के प्लस 20,000 यहाँ हमने लिख दिया। अब ये आंसर ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, तो ये बहुत गंदा दिख रहा होता है। तो अपन को ऐसे कैलकुलेशंस नहीं करने हैं। अगर हम सपोज कैलकुलेट करके वैल्यूज लिख रहे हो फॉर्मेट के अंदर, तो यहाँ पे रफ वर्क नहीं करना है, यहाँ पे ट्राई करना है कि सब कुछ होने के बाद यहाँ फाइनेंस से निकालो। अगर लगता है तो भाई जब कैलकुलेशंस की जाती है टू बैलेंस सीडी निकालना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालना है, पेंसिल से कर लो, पेंसिल से अपना आंसर लिख लो उस टाइम पर और चेक कर लो कि आंसर सही कि नहीं है, और फिर जब बिल्कुल श्योर हो जाओ पेन से कर लो। बट द थिंग इज कि बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग करोगे, एक ही बार में अपने फॉर्मेट में 4 बार फॉर्मेट कट कर दिया, फिर इस फॉर्मेट को बढ़ा दिया, फिर आगे बढ़ा, तो मार्क्स डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में किन बातों का ध्यान रखना है बच्चा, यूज डायग्राम्स वेयर पॉसिबल। जहां पर भी किसी चीज का एक्सप्लेनेशन आए आपको, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको पूछ लिया जाए कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स, तो आपको जब कंपोनेंट्स लिखने हैं आप एग्रीगेट डिमांड का, एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट्स भी लिखोगे, फॉर्मूला लिख दोगे, और साथ ही साथ में वहां पर आपको पता है कि भाई एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का क्या होता है,
एक ग्राफ भी होता है, आपने वहां ग्राफ भी मेंशन कर दिया। इसी तरीके से बच्चा फर्दर जगह पर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ग्राफ हो सकता है, जहां पर आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, जहां पर आप कुछ और एक्स्ट्रा चीज ऐड कर सकते हो। तो जो भी कॉन्सेप्ट पे आपको लगता है कि डायग्राम या ग्राफ ऐड करना चाहिए, कर दो बिंदास। लेबल एक्स एंड कर्व्स, तो बच्चा जो कर्व्स वगैरह है वो भी आप बनाएंगे। यूज फ्लो चार्ट्स, तो भैया जब भी हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का आंसर करेंगे फ्लो चार्ट का हम यूज करेंगे डेफिनेटली। और यूज डेफिनेशन फ्रॉम द एनसीईआरटी लाइन। ट्राई कीजिए बच्चा, अगर आपने एनसीईआरटी और आपको पढ़ने हैं बिफोर गोइंग एग्जामिनेशन, कि आप अपने एनसीईआरटी का भी एक ऑप्शन रख दीजिए कि मुझे सारे चैप्टर्स के एटलीस्ट जो टर्मिनोलॉजीज हैं या जो टर्म्स यूज किए जाते हैं एटलीस्ट उनकी डेफिनेशन हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ताकि वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो, ज्यादा मीनिंगफुल हो। क्योंकि जो आंसर्स होते हैं चेकर्स के पास, उसमें एनसीईआरटी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, कीप आंसर क्रिप्स, तो अकाउंट इको में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे लेंदी बच्चे आंसर्स लिखते हैं। वो सोचते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं अगर एक पेज में खत्म कर दूंगा तो शायद मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेरा फ्रेंड तो बोल रहा था 4 पेज लिखना है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स में अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मीनिंगफुल आंसर मैंने अपने एक पेज में लिख दिया 6 नंबर का, तो वो भी चलेगा। बट द थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए। भाई मैं ऐसा बोलूंगा नहीं कि हर 6 नंबर के लिए एक पेज लिख के आ जाओ, बट अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा आंसर बिल्कुल मैंने टू द पॉइंट जो पूछा गया था हर चीज एक्सप्लेन कर दी और इसके अलावा और कुछ भी हो ही नहीं सकता इस आंसर में, तो डेफिनेटली आप वहां पे लीव कर सकते हो। बट इफ यू फील कि इसका ग्राफ भी हो सकता है, इफ यू फील कि इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, तो डेफिनेटली फिर आपको करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। बच्चा तो बिजनेस स्टडीज में ऐसा आपको पता है कि ऑलवेज गिव अ डेफिनेशन, यूज कीवर्ड लाइक ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, राइट इन पॉइंट्स एंड ऐड शॉर्ट रियल एग्जांपल्स इन योर केस स्टडीज। तो ये केस स्टडीज के लिए बिना एग्जांपल्स के मजा नहीं आता है ना। तो जो भी चीज आपको वहां पर पढ़ाई जा रही है और जो पढ़ के आप पहुंचे अपने एग्जामिनेशन में, तो जो पढ़ा हुआ है बच्चा वैसे एग्जांपल्स डेफिनेटली आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हो। और द थिंग इज कि कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये मैंने आपको हमेशा बोला है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चा एंड बात करते हैं सिंपल सी बात है, प्रेजेंटेशन सीक्रेट एग्जामिनर लव। तो एग्जामिनर से लव क्या होता है भाई? प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एक 50 कॉपी में 2 कॉपी ऐसी मिल जाए हमें जिनको देख करके ना खुश हो जाए। और इवन बहुत सारे जब वहां पे टीचर्स बैठे होते हैं ना, वो बताते भी है, देखो यार कॉपी देखो कितनी प्यारी है। तो जब ऐसा थॉट किसी एग्जामिनर का चेक करते टाइम आ जाता है ना, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चा कि अंडरलाइन आफ्टर कंप्लीटिंग द आंसर, कीप द फ्लो नेचुरल। ठीक है, तो आपने क्या बोला भाई, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो, मतलब सेकंड दो अंडरलाइन कर दो, सिंगल अंडरलाइन कर दो, यानी आपको वहां पे दिखा देना है कि भाई एक आंसर मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, देन यूज स्पेसिंग स्मार्टली एवरी पॉइंट 1 स्मॉल पैराग्राफ। सो बच्चा बहुत सारे बच्चे इस चीज को समझते हैं कि भाई हमें स्पेसिंग कैसी देनी है। तो हमने जब कोई आंसर फ्रेम करना चालू करा तो हमने लगा कि भाई यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है सेटअप ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या लिखा है भाई हमने यहाँ पर? तो हमने लिखा है सेटअप ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने आंसर लिखा, फिर यहाँ से लिखा, फिर यहाँ से लिखा, फिर यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। तो फिर दूसरा एक लाइन छोड़ने के बाद मैंने दूसरा लिख दिया डेवलपिंग प्रेमिसेस। ठीक है, तो दूसरा मैंने पॉइंट लिख दिया डेवलपिंग प्रेमिसेस, फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे लिखा। तो ये क्लीन दिखना चाहिए ताकि स्पेसिंग को आप प्रॉपरली यूज करो इंस्टेड ऑफ कि बस रैंडम लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो देन बच्चा मेक क्लीन हेडिंग्स, डेफिनेशन, फीचर्स, जो भी चीज आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो आप उसको लिखो, उसको अंडरलाइन कर लो, बॉक्सेस बना लो। बट ये हेडिंग्स प्रॉपर दिखनी चाहिए कि आप जो आंसर लिख रहे हो क्या वो फीचर है, क्या वो डेफिनेशन है, क्या वो आपका प्रोसेस है। तो ये चीजें लिखेंगे आप, है ना। देन डायग्राम, अच्छा ये चीज ध्यान रखें बच्चा, जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वहां पर आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। फ्लो चार्ट बनाने का मतलब होता है कि आपके आंसर चेक होने से पहले ही समझ में आ गया कि अपने सारे पॉइंटर्स को फ्लो चार्ट बनाया, इसका मतलब इसको नॉलेज तो है, अब इसके मार्क्स रिड्यूस नहीं करने। ओके, देन लास्ट विल बी कि फॉर लॉन्ग आंसर यूज सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स एंड एरोज। तो बच्चा आप जनरली बुलेट पॉइंट्स यूज करते हो कि भैया हमने 5 पॉइंटर्स लिखे हैं, अगर मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देना है, एक पॉइंटर का भी सब पॉइंटर्स बनाने मुझे, तो उसके लिए आप बुलेट पॉइंट यूज कर सकते हो, एरो यूज कर सकते हो। बट अगेन ये प्रेजेंटेशन में छोटी छोटी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा चीजें प्रोवाइड करती है, यानी कि बहुत सारे मार्क्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और इवन वो जो 0.5 एक आंसर का आपको लग रहा होता है, ओवरऑल जब आप देखते हो तो आपके बहुत सारे आंसर्स मिला के 8 से 10 नंबर की चीज बन जाती है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिए बच्चा। नेक्स्ट अगर हम चले तो द परफेक्ट आंसर ब्लूप्रिंट टेम्पलेट स्लाइड। तो भाई हमने क्या बोला यहाँ पर कि द परफेक्ट आंसर ब्लूप्रिंट, एक परफेक्ट आंसर का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? तो भाई हर एक आंसर में आपको इंट्रो होना चाहिए, 1-2 लाइन से ज्यादा करें, डेफिनेशन प्लस शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट, देन बॉडी 4.8 फॉर मतलब 4 से 8 पॉइंट का आप एक बना सकते हो, 6 पॉइंट का बना सकते हो, जिसमें हेडिंग्स हो, एक्सप्लेनेशन हो, एग्जांपल्स हो अगर लगता है आपको, और अंडरलाइन द कीवर्ड। ये आपका एनालिसिस वाला पार्ट यानी कि आंसर के बीच का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर के मिड का पार्ट हो जाएगा। एंड एंड में आपको ध्यान रखना है डायग्राम, फ्लो चार्ट, इको बीएसटी में खास तौर पे बच्चों नीटली ड्रॉन एंड लेबल, कंक्लूजन 1 लाइन में आपको देना है, राउंड ऑफ द आंसर। तो ये आपको चाहे अकाउंटेंसी की बात हो, आपको अपना आंसर जरूर मेंशन करना है जब भी आप कोई चीज कैलकुलेट कर लेते हो, चाहे आपने गुडविल निकाला, पूरा प्रोसेस चला दिया, लास्ट में आप लिखोगे कि भाई द गुडविल ऑफ एक्स लिमिटेड इज ₹50,000 और रुपीज साइन भी लिखो, मतलब रुपीज का यूनिट भी मेंशन करोगे।
तो ये चीजें ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें होती है माइनर सी, बट अगेन इन सब चीजों की वजह से मार्क्स को कट भी किया जा सकता है और इनको लिखने की वजह से मार्क्स फुल भी आपको दिए जा सकते हैं। तो आंसर राइटिंग में ये जो चीजें मैंने आज आपको बताई है, ये सबसे बेस्ट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आपके एग्जामिनेशन में जाने से पहले। इवन आप अपने प्री बोर्ड में भी अगर इसको ट्राई करते हो तो डेफिनेटली आपके जो 5 से 10 नंबर जो लूज हो जाते हैं, जिसके बारे में आप सोच ही नहीं पाते हो कि गलती कहां हुई है, सब तो सही किया था, फिर भी मैम ने 5 से 10 नंबर कट कर लिए, वो 5 से 10 नंबर का जो इंपैक्ट है वो यहीं से निकल के आ जाता है। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि हम अपने एग्जामिनेशन में पहुंचेंगे तो एग्जामिनेशन में पहुंचने में पूरा कॉन्सेप्ट तो लेके चलना ही है, पूरा कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आंसर तो आपको प्रेजेंट करना ही है, बट साथ ही साथ में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आंसर राइटिंग भी आपको समझनी है कि किन किन चीजों को अपन को इंप्लीमेंट करना है वाइल प्रेजेंटिंग योर आंसर्स एंड किन किन चीजों को हमें अवॉइड करना है while answering your questions। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन बहुत मजा आया होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा और अपकमिंग डेज के अंदर और किस तरह के सेशंस की आपको रिक्वायरमेंट है, किस तरह के थॉट्स, किस तरह की कंफ्यूजन प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। तो डेफिनेटली उसके सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पर आपके साथ में आ जाऊंगा डिटेल एनालिसिस लेकर के। सो ऑल द बच्चा, इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स सो मच अगेन, बाय बाय।